जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सुजीत सर। आज एक नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित हैं। भूगोल जो कि कक्षा 10 का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो आज हम देखेंगे भू संसाधन, क्योंकि हम पढ़ रहे थे क्या, संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास में हमने देखा कि संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाता था, किस प्रकार नियोजन किया जाता था, उन सबको हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम जो चर्चा करेंगे वो भू संसाधन के बारे में करेंगे। भू संसाधन, देखो हमने देखा संसाधन क्या थे। भूमि भी एक तरह से क्या है, लैंड रिसोर्स, भूमि संसाधन। भूमि तो इस तरह से कहा जाएगा तो बहुत बड़ा संसाधन है मनुष्य के लिए या संपूर्ण पृथ्वी के लिए। जो भू है, भू मतलब भूमि बोल सकते हो, धरती बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये जो है ये सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि आज हम पढ़ा रहे हैं जहां, वो भी एक तरह से भूमि पे ही हम खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं। वो भी एक संसाधन ही है जिसपे तुम लोग बैठे हो। अब कहोगे कुर्सी पे बैठे हैं, तो कुर्सी भी किससे अटैच है? भूमि से ही है। ये भूमि संसाधन है। भूमि का संसाधन मतलब जितना हम जो कुछ भी परिवहन हो या जो जिन चीज क्षेत्रों में देखा जाएगा सब कुछ क्या है, संसाधन के रूप में है। जैसे भूमि संसाधन में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा मान लेते हैं भूमि है। इसी भूमि पर क्या पाई जाती है? प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब क्या होता है? जो हम छोटे छोटे पौधे देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं जंगलों में या कहीं भी देखते हैं, वो एक तरह से वनस्पति के रूप में ही आते हैं। समझ में आया? वनस्पति क्या होता है? वनों में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो भी पौधे, पेड़ पौधे जो भी होते हैं, उन्हीं को हम वनस्पति कहते हैं। तो ये भी किस पे पाए जाएंगे? भूमि पे ही पाए जाएंगे। वन्य जीव, वन्य जीव या वन्य जीवन कुछ भी बोल सकते हो। वन्य जीवन का मतलब क्या है? वनों में रहने वाले जो जानवर हैं उनका जीवन। वो भी कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी पे ही पाए जाते हैं। पृथ्वी का मतलब भूमि पे पाए जाते हैं। पृथ्वी नहीं ले सकते हैं, भूमि अलग चीज है, पृथ्वी अलग चीज है। भूमि पे ही क्या पाए जाते हैं? प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। भूमि पर ही क्या पाई जाती है? वन्य जीव पाई जाती है। और भूमि पर ही सबसे बड़ा जानवर भी पाए जाते हैं, जिसको आदमखोर बोल सकते हो, महामानव बोल सकते हो, दानव बोल सकते हो। कौन? तुम ही लोग, हम लोग, मानव। अब मानव सबसे बड़ा जानवर क्यों है? देख ही रहे हो आज के समय में। मतलब लिखना मत, परीक्षा में अगर आ जाएगा तो नहीं पता चलेगा, एग्जामिनर चेक करेगा, तू कहेगा कि जानवर है, हमको बना दे रहे हैं सब, तो नंबर काट सकता है। बताने के लिए बस ऐसे ही। तो मानव भी किस पे रहता है? भूमि पे ही रहता है। उसके अलावा जो मानव अपने जीवन यापन करने के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है, वो भी कहां करता है? भूमि पर ही करता है। अभी बताओ आर्थिक क्रियाएं क्या है? आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है इकोनॉमिकल, मतलब आर्थिक मतलब धन इकट्ठा करने के लिए किए जाने वाला कोई भी गतिविधि। अब मनुष्य जब रहेगा भूमि पे तो केवल भूमि पे ही गुजारा थोड़ी न हो जाएगा कि भूमि हमारे पास है जीवन यापन हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए आर्थिक क्रियाएं करने पड़ेंगे। आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या है? धन इकट्ठा करने के लिए। जैसे आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या? जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो हम ये क्या कर रहे हैं? एक तरह से आर्थिक क्रियाएं भी हमारी हो रही है। पढ़ाएंगे तो हमको इसके बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो वो भी हमारा क्या है? वो हमारे लिए आर्थिक क्रिया है। वो हमारी आर्थिक क्रिया कि हम यह काम करेंगे तो हमको मिलेगा। वैसे ही मनुष्यों की अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं, वो उनकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अब जब आर्थिक क्रियाएं होंगी तो आर्थिक क्रियाओं के लिए क्या जरूरी होगा? परिवहन, परिवहन एवं संचार। अब परिवहन मतलब क्या है? जैसे आर्थिक क्रियाएं हम कर रहे हैं। अब मान लो अगर कोई दूर का हो, यहाँ पढ़ने आए, तो वह किसी न किसी माध्यम से तो आएगा ना। साइकिल से आएगा, बस से आएगा, या ट्रेन से आएगा, या हवाई जहाज से आएगा, जैसे मन वैसे आएगा। यानी
मनुष्य जो आर्थिक क्रियाएं करेगा, तो क्या मनुष्य आर्थिक क्रियाएं अपनी यहीं रह करके, कई जगह पे रह करके थोड़ी कर सकता है? उसके लिए गतिविधि करना जरूरी होगा। तो वह गतिविधि किसके माध्यम से करेगा? परिवहन से। तो परिवहन किस पे चलता है? भूमि पर ही चलता है। अब कहोगे परिवहन में जहाज है, वो तो नहीं चलता है। तो कहां जहाज लैंड करता है? भूमि पे ही तो करता है। उड़ता भी है तो भूमि से, और नीचे आता भी है तो भूमि पर। तो यह भी कहीं ना कहीं भूमि से जुड़ा हुआ है। तो परिवहन में सारी चीजें आ जाएंगी। और संचार क्या है? संचार का मतलब होता है नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत जो करने के लिए हमारा संचार का माध्यम होता है, नेटवर्किंग का, वह भी कहीं ना कहीं भूमि से जुड़ा हुआ होता है। टावर देखे हो ना, टावर किस पे रहता है? हवा में थोड़ी उड़ाया जाता है, वो भी जमीन से जुड़ा हुआ होता है। यानी भूमि पर, भूमि हमारे लिए सबसे बड़ा संसाधन है मनुष्य के लिए। अगर देखा जाएगा तो जैसे जल भी संसाधन था, जल संसाधन तो अगले चैप्टर में हमारा आएगा ही, उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये भूमि संसाधन जो है, भू संसाधन जिसको हम देख रहे हैं, यह मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी, सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। इन पे कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं, इन्हीं पे पाई जाती हैं। वन्य जीवन इस पे पाए जाते हैं। उसके अलावा महामानव मनुष्य इसी पे पाया जाता है। उसके अलावा आर्थिक क्रियाएं भी भूमि पे ही होती हैं। उनके अलावा परिवहन एवं संचार, ये सारी गतिविधियां जो भी होती हैं किस पे होती हैं? भूमि पर होती हैं। तो यहां अगर किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। भूमि बहुत ज्यादा है, किस प्रकार का संसाधन है? नहीं, सीमित संसाधन है। भूमि भी क्या है? सीमित है कि नहीं है? भूमि सीमित है, और इनका उपयोग एक तरह से बुद्धिमानी के साथ करना पड़ेगा। समझ में आया? सावधानी से एवं योजनाबद्ध तरीके से हमको भूमि का उपयोग करना है। अब यही नहीं कि भूमि बहुत ज्यादा थोड़ी ना, अच्छा पता चले कि हम इसके लिए जनसंख्या पे भी कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि अब सोचोगे कि संसाधन बढ़ेंगे क्या? भूमि संसाधन बढ़ेगा, हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो सोचो कि हमारा भूमियों बढ़ जाए, पता चले पाकिस्तानों पहुंच जाए, अरे हटो हमारा जनसंख्या बढ़ गया, ये भी हमको चाहिए। फिर पता चले और बढ़ गया तो अफगानिस्तानों में पहुंच गए, फिर बांग्लादेशों में पहुंच गए, और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ाते चले जाएं, फिर उसके बाद कहें कि पूरा विश्व हमारा है। तो ऐसे तो होगा नहीं। संसाधन सीमित है, उपयोग इनका सावधानी पूर्वक करना होगा। अगर संसाधन जब सीमित होते हैं तो उनका विवेकपूर्ण तरीके से, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था, जो मतलब टॉपिक था उनमें भी हमने देखा था किस तरह से इस्तेमाल किए थे। तो इंपॉर्टेंट यही है कि हमको सावधानीपूर्ण और योजनाबद्ध तरीके से भूमि का भी उपयोग करना है। जनसंख्या पे सबसे बड़ा कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारा संसाधन और सीमित होता जाएगा। क्योंकि यह बढ़ने वाला तो है नहीं कि जमीन बढ़ जाएगा, लोग बढ़ जाएंगे लेकिन जमीनें नहीं बढ़ेंगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वाले हमको थोड़ी न देंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? वैसे ही सब भीख मांगने वाले देश पाकिस्तान है, वो कहाँ बेचारा जाएगा? भू आकृतियां, भू आकृतियां क्या होती हैं? मतलब हम देखते हैं कि जो भूमि होती है वो एक तरह से फिक्स नहीं होती है, मतलब एक शेप में नहीं होती है, एक आकार में नहीं होती है, बल्कि भूमि का आकार अलग अलग होता है। तो अलग अलग आकारों को हम देखते हैं। जैसे एक होता है पर्वत। पर्वत हमारा कितना है? 30%। दूसरा क्या है? पठार, कितना है? 27%। उसके अलावा तीसरा क्या है? मैदान, जितना बच रहा है, कितना बच रहा है? 43%। 300, ठीक तो है। यानी 3 तरह की आकृतियां भूमि पे पाई जाती हैं। कौन कौन? पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत क्या होता है? पर्वत हम देखे हैं ना, पर्वत क्या होता है? हमारे लिए पर्वत का उपयोग किस लिए है? कोई बताए जल्दी, पर्वत का उपयोग क्या क्या है? ये हमारे लिए पर्वत कैसे संसाधन है? अभी तक तो हमने भूमि देखा था। भूमि की आकृति हम जब देख रहे थे, 3 तरह की आकृतियों का नाम दिया गया, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत मतलब कुछ इस तरह से जो आकृतियां होती हैं, देखते हैं हम, उभरा हुआ यहाँ रहता है,
उसी तरह से कुछ थोड़ा सा उससे डाउन में आएंगे तो पठार हो जाएंगे, और मैदान मतलब सीधा एकदम रहेगा, इसीलिए प्लेन कहेंगे इसको। तो हमारे लिए बताओ पर्वत किस प्रकार का संसाधन है, किस बताओगे? नहीं बताओगे, चलो ठीक है। देखो उपयोग इसका क्या है, 12 मासी जो नदियां होती हैं, पढ़े थे लेकिन क्या करोगे, 12 मासी नदियों का ये प्रवाह करता है। अब कहोगे 12 मासी नदियों का दो तरह के हमने बताया था, दो तरह की नदियां होती हैं, एक हिमालयी नदी होती है और एक मैदानी नदी होती है। तो जो हिमालयी नदी में से जो भी नदियां हिमालय के निकलती हैं, वो नदी जो हमेशा में उसमें जल बरकरार रहेगा, उसी को 12 मासी कहा जाता है। 12 मासी का मतलब क्या, 12 महीनों उसमें जल रहेंगे, कभी भी जल स्तर मतलब जल सूखेगा नहीं, नदी सूखेगी नहीं, हमेशा उसमें पानी बरकरार रहेंगे। जैसे उदाहरण गंगा नदी, क्योंकि गंगा गंगोत्री के गोमुख से निकलती है, वो भी हिमालय से ही पार्ट है। तो हिमालय से जितनी भी निकलने वाली नदियां हैं वो 12 मासी नदियां हैं। तो इनका हम उपयोग संसाधन के रूप में करते हैं कि नहीं, तो पर्वत का भी उपयोग हो गया। उनके अलावा पर्यटन होगा। पर्यटन क्या होता है, कोई बताएगा? बोलो। हाँ ठीक है, पर्यटन का मतलब होता है कि लोग यात्रा करने जब जाते हैं, कहीं ट्रेवलिंग करने घूमने के लिए जाते हैं, तो उसी को पर्यटन बोला जाता है। पर्यटक हम लोग होते हैं, जहां घूमने जाते हैं वो पर्यटन स्थल होता है। तो पर्वत भी हम लोग देखने, अब हम लोग तो जब देखे नहीं है वास्तविकता में, हिमालय पे अभी हम गए ही नहीं है, या जम्मू कश्मीर अभी हम गए ही नहीं है। जब जाएंगे तो वो भी हम लोग पर्यटक बन के जाएंगे, किस स्थान पे, पर्यटक स्थल पर जाएंगे। तो इसमें यानी पर्वत जो हमारा होगा वह एक तो पर्यटन स्थल के रूप में होगा हमारे लिए संसाधन, और दूसरा 12 मासी नदियों के प्रवाह के लिए संसाधन के रूप में होगा। यह पर्वत का हो गया, समझ में आया? दूसरी चीज क्या है, पठार है। इनका उपयोग क्या है, ठीक है, खनिज जीवाश्म उसी में आ जाएगा, वो वन भी इसमें पाए जाते हैं, जीवाश्म में ईंधन आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पठार का उपयोग हमारे लिए जो भी खनिजें प्राप्त होती हैं, उसके अलावा जीवाश्म और कुछ वन भी पाए जाते हैं। अब पठार हमने बताया, पठार देखो इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि बहुत डिटेल चला जाएगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। जो भी ये आकृतियां, भू आकृतियों का निर्माण हुआ है, वह पृथ्वी के अंदर उथल पुथल के कारण ही हुआ है। जैसे पृथ्वी के अंदर हम जानते हैं भूगर्भ, भूगर्भ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर अब कहोगे चले करके देखा जाए, तो तुम लोग जा सकते हो, हम नहीं जाएंगे। पृथ्वी के अंदर क्या है, गर्म है। पृथ्वी के अंदर उथल पुथल के कारण प्लेट थी, प्लेट जो खाने वाली थाली नहीं बल्कि एक प्लेट मानी जाती है, परतें होती हैं, जिनमें आपसी घर्षण के कारण या आपसी टकराव के कारण, जैसे देखो सिंपल सी बात है कि एक मान लेते यहां से आए, एक यहां से आए, अब दोनों अगर टकराएंगे तो किधर की ओर जाएंगे, अगर नीचे से धक्का लगेगा तो किधर जाएंगे हम, ऊपर की ओर जाएंगे। तो जो धक्का लगा ऊपर की ओर चला गया तो वही निकल गया क्या, हिमालय पर्वत, मतलब उसी को आकृति बन गई पर्वत। कुछ थोड़ा उससे डाउन रहा उबड़ खाबड़ टाइप में, तो उसको हम कह दिए पठार, और बिल्कुल जो समतल होगा वो क्या हो गया, मैदान हो गया। ये अलग चैप्टर है, इसको मतलब पूरा डिटेल में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। तो पठार का उपयोग हमारे लिए किस प्रकार है संसाधन के लिए, एक तो खनिज, दूसरा जीवाश्म, और तीसरा वन भी इस पे पाए जाते हैं। तीसरा बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, भारत जैसे प्रधान देश में तो यही एक शब्द ही काफी है, कृषि प्रधान देश हम लोग कहते हैं, क्योंकि भारत की जो भी अर्थव्यवस्था होती है लगभग 40% के करीब कृषि पर ही आश्रित होती है। तो मैदानी भागों में क्या उपयोग है हमारे लिए, कृषि कर सकते हैं, दूसरा उद्योग कर सकते हैं, क्योंकि यह होता है क्या, समतल। अब पहाड़ पे सोचोगे जा करके माउंट एवरेस्ट पे जाएं और गेहूं भूखे चले आए, अने धान में फसल लगा दें कि चावल खाएंगे, होगा नहीं होगा। वो किस पे होगा, मैदानी भाग में होगा। हम लोगों का जो क्षेत्र है, जो उत्तर भारतीयों का क्षेत्र पड़ता है, जो हिमालय के नीचे का क्षेत्र है, वो लगभग मैदानी भाग है।
मैदानी होने के नाते देखते हैं हम समतल है। हमारे यहाँ की भूमि जो भी हम देखेंगे सब लगभग लगभग बराबर होते हैं। यही जैसे ऊपर जाओगे पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे उबड़ खाबड़ जमीनें देखने को मिलेंगी। तो ये हमारे लिए तीनों संसाधन के रूप में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। पर्वतों पर भी हमारा उपयोग जो होता है वो बारहमासी नदियों के लिए और पर्यटन के लिए। पठारों में जो देखते हैं खनिज जीवाश्म और वन के लिए। और यहाँ पर समतल भूमि में जो देखेंगे मैदानी भागों में वो कृषि के लिए और दूसरा उद्योग के लिए। उद्योग क्या होते हैं? इंडस्ट्री, कारखाने जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे रोजगार के लिए कुछ न कुछ कारखाने तो लगाने ही पड़ेंगे। तो यही होता है। तो तीनों चीजें हमारी ये सब जो भी पाई जाती हैं भूमि पर ही पाई जाती हैं ओवरऑल। भूमि उपयोग, अब भू का उपयोग हम कैसे करते हैं? भू मतलब भूमि। भूमि का हम उपयोग किस प्रकार करते हैं? कृषि करते हैं और ठीक है। और ठीक है। और इसमें देखो भूमि के उपयोग में हम देखेंगे एक वन का भी उपयोग होता है। सबसे बड़ा उपयोग ये भी एक में से अपने आप में एक है, क्योंकि भूमि पर ही वन पाए जाते हैं। वनों का भी बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो जानवर होते हैं जंगली उनके लिए बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा कृषि अयोग्य भूमि क्या होती है? एक टॉपिक इसी में है। कृषि अयोग्य भूमि, अयोग्य रहता तो समझ में आता, अयोग्य है। अयोग्य का मतलब क्या है? हाँ, कृषि के योग्य जो भूमि नहीं होती है उसी को हम कृषि अयोग्य भूमि कहते हैं। जैसे मतलब सिंपल है, शब्द ही देखो, शब्द में ही सब कुछ है। कृषि अयोग्य भूमि यानी कि जिन भी जमीनों पर खेती का काम न किया जा सके उसी को हम क्या कहेंगे? कृषि अयोग्य भूमि कहेंगे। अब जैसे यहाँ ये जमीन है जहां हम लोग हैं, लेकिन यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ खेती हो रही है, तो यह कृषि अयोग्य भूमि हो गई। उसी प्रकार से जो मवेशियों के लिए पशुचारण होते हैं, चरगाह जिसको बोला जाता है, चरगाह जो होता है वो भी कृषि अयोग्य भूमि है। चरगाह क्या होता है? स्थानीय चरागाह का मतलब होता है कि उस पे हमेशा क्या होगा? गायों के चरने के लिए होगा ही। उस पे जो घासें निकलेंगी उस पे गाय का जो भी मवेशी है, गाय का मतलब जितने भी पशु हैं शाकाहारी, उनका उस पे क्या होगा? चरने का, ग्रेजिंग करने का काम वो लोग करेंगे। तो इस पे तो खेती हो नहीं रही है, भूमि है ना, भूमि अभी है लेकिन इस पे खेती नहीं हो रही, तो वही हमारा क्या हो गया? कृषि अयोग्य भूमि हो गया। दूसरी चीज होती है एक इसमें बंजर। बंजर भूमि का मतलब क्या होता है? बंजर भूमि क्या होती है? जिसपे देखो 5 वर्ष से अधिक समय, मतलब 5 वर्ष से भी अधिक समय से जिस भी जमीन पे खेती न किया जाए उसको हम बंजर की श्रेणी में रखते हैं। कितना? 5 साल। मतलब इस पे 5 साल से अधिक समय से, 5 साल से मतलब इस पे अगर खेती नहीं हो रहा है तो वह किस में आएगा? बंजर भूमि में आएगा। तो वह उसको भी हम बोल सकते हैं कृषि अयोग्य बंजर भूमि, यानी कृषि के योग्य वह भी भूमि नहीं है। क्या में लगाई गई भूमि? गैर कृषि में लगाई गई भूमि। अब ये कोई बताए क्या है? सिंपल है। गैर मतलब क्या होता है? गैर क्या कहते हैं? पराया। तो मानो जो कृषि है इससे ये पराया हो गया है, तो जब ये कृषि में शामिल नहीं है तो ये क्या हो गया? गैर हो गया। गैर का मतलब यह हो गया कि कृषि के अलावा हम जो भी भूमि पर काम कर रहे हैं वह हो गया गैर कृषि। जैसे जमीन है, जमीन पे हमने घर बनवा दिया, जिस जमीन पे हम खेती कर रहे हैं हमको आवश्यकता पड़ी हमने उस पर घर बनवा दिया, तो अब क्या हो गया? गैर कृषि भूमि हो गया। समझ में आया?
सड़क उस पे बनवा दिया हमने, वह क्या हो गया? अब गैर कृषि भूमि हो गया। उस पे खेती की जा सकती थी लेकिन अब उस पे खेती हो नहीं रही है, तो उसी को हम कहेंगे क्या? गैर कृषि भूमि। चलो देखते हैं परती भूमि क्या होती है। परती भूमि भी हम देखेंगे तो दो प्रकार की होती है। एक क्या होती है? वर्तमान परती, और एक होती है पुरातन परती। परती का मतलब देखो, गांव में सुनते हो ना, कहो खेतिया काहे परती छोड़ल बा। परती का मतलब हुआ क्या? जिसपे मतलब खेती न किया जा रहा हो, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वर्तमान परती देखो क्या होता है, 1 साल से कम समय तक, यानी ऐसी भूमि जिसपे 1 वर्ष से कम में, मतलब 1 वर्ष से कोई खेती नहीं किया गया हो, कृषि संबंधित कोई खेत मतलब न काम किया गया हो, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्तमान मतलब क्या होता है? नया, अभी अभी जो है। अभी अभी का मतलब है 1 साल तक हम खेती नहीं किए। 1 साल तक जो हम खेती नहीं करेंगे उसको हम किस में रखेंगे? वर्तमान परती में। और 1 से लेकर के 5 वर्ष के बीच में अगर खेती नहीं हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? पुरातन परती कहेंगे। माने 1 साल से अगर कम समय जो है खेती न किए हों तो वो हमारा आ जाएगा वर्तमान परती में, और 1 से 5 साल के बीच में यदि हम नहीं किए तो वो आ जाएगा हमारा किसमें? पुरातन परती में। और 5 साल से अगर अधिक नहीं किए तो किसमें आ जाएगा? बंजर भूमि में। तो 3 तरह की भूमि हो गई। बंजर जानते हो ना, जिसपे 5 साल से अधिक समय से खेती न किया जा रहा हो उसको हम बंजर कहेंगे। 1 साल से कम समय तक खेती न किया जा रहा हो उसको हम क्या कहेंगे? परती कहेंगे। कौन सी? वर्तमान परती। और 1 से 5 साल के बीच में यदि कोई खेती का काम न किया जा रहा उस पे, उसको हम कहेंगे पुरातन परती।